नमस्कार, मैं मीनाक्षी शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम की ओर से आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम निराला जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। सर्वप्रथम आप सभी को निराला जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय वर्तमान संदर्भों में निराला साहित्य की प्रासंगिकता है। अब मैं हिंदी विशेष प्रथम वर्ष की छात्रा तान्या को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे काट अंधे और के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय झर काट अंधे और के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तान्या जी। सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव जी, हिंदी विभाग की प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा जी, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, विभाग के सभी प्राध्यापक गण, उपस्थित छात्रों, शोधार्थियों, दूसरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ज्योति शर्मा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का परिचय देते हुए उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका। और सबसे पहले मैं पुनः आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी का पूरे हिंदी विभाग शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से
तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे विद्यार्थियों को अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही सहज रूप से हमारे निवेदन को स्वीकार किया। प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी का परिचय मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो जानते हैं सर को, जिन्होंने सर को सुना है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं, तो मैं सर का परिचय आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत बड़ा कार्य अनुभव है, बहुत सारे कार्य, रचनात्मक कार्य सर ने किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि संक्षिप्त रूप से समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सर का परिचय आप तक पहुंचाऊं। प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी का जन्म 11 जुलाई 1962 को उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने छात्र जीवन में अपनी सफलता के नित नूतन सोपान रचे और सफलता की बुलंदियों को छूते हुए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल सहित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की। एमफिल जेएनयू से 1992 में ए ग्रेड के साथ सुशोभित हुई और फिर सन 1995 में विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की। प्रोफेसर नामवर सिंह जी के शोध निर्देशन में आपने एमफिल में मेघदूत के काव्यानुवाद और पीएचडी में मिश्र बंधु के आलोचना कर्म का पुनर्मूल्यांकन विषय पर शोध कार्य संपन्न किए। हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलनात्मक साहित्य और आधुनिक कविता, साहित्यिक आलोचना आदि आपके शोध क्षेत्र के कुछ विषय हैं। लगभग 30 वर्षों के लंबे अध्यापन अनुभव काल में आपने सक्रिय रूप से अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में लगातार अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं। तकरीबन 20 से भी ज्यादा विद्यार्थी आपके शोध निर्देशन में एमफिल और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। आपने एमएचआरडी की स्वयं मूक्स योजना के साथ जुड़कर हिंदी साहित्य का इतिहास विषयक इकाइयों को ऑनलाइन जगत पर सफलतापूर्वक लाने का अभूतपूर्व कार्य किया। देश और दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में विविध विषयों पर आप लगातार अपने ज्ञान और अनुभव से शोधपरक वक्तव्यों के माध्यम से हिंदी साहित्य प्रेमियों को लाभान्वित करते रहते हैं। आपने तकरीबन 50 से भी ज्यादा शोध लेख देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको वर्ष 2010 में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा आपकी रचनात्मक कृति धरती पर चांद के लिए सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के साथ साथ आप उर्दू भाषा के विकास पर भी सक्रिय रूप से देश भर की विविध कमेटियों में सक्रिय हैं और कार्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विशाल अनुभव, वृहद दृष्टिकोण और सहज व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार आज हमारे बीच हैं। आपको सुनने का हमें मौका मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ मौजूद तमाम हिंदी साहित्य प्रेमी लोग जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और एक नई दृष्टि को लेकर आज इस कार्यक्रम के बाद आगे बढ़ेंगे। उन्हें भी नई दिशा मिलेगी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो मैं सर आपका पुनः स्वागत करती हूँ और सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ वक्तव्य के लिए। लेकिन उससे पहले केवल 2 सूचनाएं विद्यार्थियों के लिए साझा करना चाहती हूँ। पहली सूचना तो ये कि सर के वक्तव्य के पश्चात एक फीडबैक फॉर्म आपके साथ साझा किया जाएगा चैट बॉक्स में, तो कृपया इस फीडबैक फॉर्म को आप सभी लोग भरें जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और दूसरा कि अगर आपके कोई प्रश्न है वक्तव्य को सुनते हुए तो वो प्रश्न आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वक्तव्य के पश्चात हम प्रश्नोत्तर में शामिल होंगे और सर से अपने प्रश्नों पर, अपनी जिज्ञासाओं पर उत्तर सुनेंगे। तो अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी को। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं अपने आवाज के माध्यम से।
क्या कहूँ, इतना भारी भरकम परिचय आपने करवा दिया। तो जब बहुत ज्यादा परिचय हो जाता है तो उसका एक नैतिक दबाव बनता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के, और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार जी सहदेव, हिंदी विभाग जो काफी बड़ा विभाग है, उस हिंदी विभाग परिवार से जुड़े हुए सभी समान धर्मा मित्र, जिसमें रुचिरा जी हैं, मेरे बहुत आत्मीय मित्र दर्शन पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ, सर्वेश जी हैं, विनोद जी हैं, और कार्यक्रम की जो संयोजिका डॉक्टर ज्योति, मैं सभी का अभिवादन करता हूं। और जो लोग भी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिनंदन और अभिवादन। साथियों, एक ऐसे विषय पर बोलना जिस पे सब लोग बोलना चाहते हैं, सब लोग लिखना चाहते हैं, सब लोग उनको विषय बनाना चाहते हैं, और इसके बावजूद आप कल्पना करें कि रामविलास जी ने क्या छोड़ा है निराला जी के बारे में लिखने के लिए कि हम कुछ अलग कहेंगे। नंदुलारे वाजपेयी ने जो पूर्ति थी उसको पूरी कर दी, जो कुछ उनके जीवन का विष और दंश था उसको दूधनाथ सिंह ने लिख डाला, और कुछ वैश्विक आयामों से सुशोभित करते हुए हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर बुद्धसेन निहार ने विश्व कवि निराला नाम की किताब लिख दी। सॉरी। तो इतना सब कुछ सर्जनात्मक साहित्य लिखे जाने के बाद निराला पर कुछ कहना चुनौती भी है और अपने आप में खतरे से खाली भी नहीं, क्योंकि अगर वही बात कही जाएगी जो कही जा चुकी है, बार बार अगर उसको हम वही दोहराएंगे तो पृष्ठपेषण होगा। इसलिए मैं कुछ ऐसा साझा करना चाहूंगा जो निराला के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व दोनों को समझने में कुछ सहायक हो सके, और जिस उम्मीद से प्राचार्य जी का निमंत्रण मिला और डॉक्टर ज्योति ने मुझे आमंत्रित किया है, उस पर कुछ खरा उतर सकूं, कुछ बातें कह सकूं। साहित्य और अदब की दुनिया में चाहे कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन कुछ न कुछ अनकहा रह जाता है। वो इसलिए रह जाता है कि संस्कृत के महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में एक पंक्ति लिखी है, ये क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीय काया। रूप का बदलता हुआ जो स्वरूप है वो बहुत रमणीय होता है। और जब घनानंद ने घोषणा की होगी कि नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, तो निराला एक ऐसे कवि हैं, ऐसे रचनाकार हैं कि नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ये आलोचना की ताकत है। इसके दो बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने। निराला से ही हम आरंभ करें। निराला की एक कविता जूही की कली, अद्भुत कविता, जहां से हम मुक्त छंद की धारा प्रवाहित मानते हैं हिंदी कविता में, और उसी के समानांतर प्रेमचंद की कहानी कफन। इन दोनों को शुरू में न तो कफन को कहानी माना गया और न निराला की कविता जूही की कली को कविता माना गया। खुद इन दोनों रचनाकारों को, यद्यपि निराला को तो बड़ा आत्मविश्वास था कि बहुत अच्छी कविता है बड़ा, लेकिन उसको कोई उस तरह का सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, और उस दौर की कालजयी पत्रिका सरस्वती में आचार्य द्विवेदी ने उसे छापने से मना कर दिया। ठीक उसी तरह समानांतर बात होती है
जब प्रेमचंद से पूछा जाता है आपकी सबसे अच्छी कहानियां कौन है, तो उन्होंने कहा, कई कहानियां बताई, 10 कहानियां बताई, 10 में न तो कफन और न पूस की रात। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से कफन और पूस की रात ट्रेंड सेटर कहानी है और हिंदी और उर्दू दोनों की सबसे अच्छी कहानी है, उसी तरह से निराला की जूही की कली एक ट्रेंड सेटर कविता है। ये कैसे हुआ? जब हम रचना का पाठ करते हैं, पुनर्पाठ करते हैं, आलोचना की यही ताकत है कि नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। शुरू में साधारण कहानी लगने वाली कफन बहुत अच्छी कहानी बनी, फिर हिंदी की सबसे अच्छी कहानी बन गई, फिर हिंदी और उर्दू दोनों की सबसे बेहतरीन अफसाना कही जाने लगी। ठीक उसी तरह जूही की कली पहले कविता नहीं थी, बाद में वो कविता हुई, उसके बाद बहुत अच्छी कविता हुई, उसके बाद वो ट्रेंड सेटर कविता हो गई। और आज जब हम अध्यापक पढ़ाते हैं कक्षा में तो कहते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में कम से कम अपने स्तर की, अपने तरह की अकेली वो कविता है जो मुक्त छंद का एक तरह से प्रवर्तन करती है। तो ये 2 उदाहरण, और मजे की बात यह है यही 2 रचनाकार, कथा साहित्य में प्रेमचंद और कविता में निराला, जिनको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कुछ लोग, वही 20वीं शताब्दी के 2 बड़े रचनाकार जब सर्वे कराया गया, वर्तमान साहित्य का सर्वे था जब बी एन राय साहब गाजियाबाद में थे उस समय, असगर बजाज साहब वगैरह सब लोग जुड़े हुए थे उससे, तो सर्वे में आया कि कवियों में निराला और कथाकारों में प्रेमचंद। क्या है आखिर निराला में? मुझे जो लगता है, बावजूद इसके कि रामविलास जी ने सब कुछ कह दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि निराला के जीवन का जो कंट्रास्ट है वो हमें बहुत आकृष्ट करता है। उनके जीवन का जो विरोधाभास है वो हमें बहुत आकर्षित करता है। निराला जयंती अभी बीती है, ये अभी एक कंट्रास्ट है। देखिए निराला की 6 जन्म तिथियां विख्यात हैं, एक नहीं 6। अब अजीब बात है, ये निरालेपन का एक सबसे अनोखा उदाहरण 1894, जिसके लिए लोग प्रमाण देते हैं, 1896 जिसके लिए रामविलास जी कहते हैं यही सही है। निराला स्वयं इसी को सही मानते थे। उनके पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी 1890 मानते हैं। लिली नामक पुस्तक में 1899 लिखा हो, शायद मैंने सुना है एनसीईआरटी किताबों में भी 1899 है। और इन सब में अगर हम देख लें तो वास्तविक जो उनकी तिथि है वो 1897 है, जो बहुत प्रामाणिक ढंग से बहुत सारे लोगों ने कही है, जिसका उल्लेख कम किया जाता है। एक रचनाकार की 7-7, 6-6 जन्म तिथियां, ये निरालेपन का अनोखा उदाहरण है। जूही की कली में एक पंक्ति आती है जहां वो ये कहते हैं कि कविता जब वो शुरू करते हैं तो उसमें बसंत का जिक्र करते हैं, बासंती निशा थी। किसी ने याद दिलाया कि साहब जूही तो बसंत में खिलती नहीं, तो आपने तो विरोधाभास कैसे कर दिया कविता में। निराला ने कहा कि मैं जहां पैदा हुआ हूं बंगाल में, वहां पर हमेशा बसंत रहता है, और जहां हमेशा बसंत रहता है तो आप कैसे बसंत को अलग कर देंगे जूही से? आखिर उन्हीं 12 महीने में खिलना है उसे, और वहां हमेशा बसंत रहता है। कालिदास को याद करिए, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, ऋतु संहार में कालिदास। तो ये 2 अद्भुत निराले उदाहरण, बसंत पंचमी को जन्मदिन कल्पित है, वास्तविक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जब 6 तिथियां हैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन निराला की इच्छा जरूर थी कि उनकी जयंती जो है बसंत पंचमी को मनाई जाए, और उसी आधार पर हम लोग मनाते हैं। और आज हम रूबरू जो हो रहे हैं उसी के निमित्त हो रहे हैं। तो मित्रों, एक तो ये कि उनके जीवन का जो कंट्रास्ट है वो हमें बहुत आकृष्ट करता है। दूसरा ये, अगर आप देखें निराला का निरालापन,
तो अगर हम साहित्य से उदाहरण देखें तो कबीर का जो निर्भय है, कबीर का जो अभय है, कबीर का जो साहस है, निराला की एक दिशा तय करती है। उसी तरह से गालिब की जो बेफिक्री है वो दूसरी दिशा तय करती है। निडरता एक दिशा तय करती है जो कबीर से प्रेरित, गालिब की जो बेफिक्री है वह दूसरी दिशा है निराला की। गोल्ड स्मिथ जो अंग्रेजी के बड़े कवि हैं, हालांकि वो आयरिश थे, आयरलैंड, गोल्ड स्मिथ की जो दानशीलता है वह तीसरी दिशा तय करती है निराला की। और आधुनिक हिंदी कविता के अग्रदूत भारतेंदु, जिनकी उदारता बहुत विख्यात है, वह उदारता चौथी दिशा तय करती है निराला की। एक और कंट्रास्ट आप देखिए पूरे समूचे हिंदी कविता में, देखिए, बल्कि मैं समूचे हिंदी कविता की बात नहीं करता, मैं विश्व कविता की बात करता हूं। आपको ऐसे उदाहरण बहुत रेयर मिलेंगे, कम मिलेंगे, जो कि दरिद्रता के अंतिम पायदान पर होते हुए, गरीबी के अंतिम पायदान पर होते हुए, अकिंचन होते हुए, कुछ भी नहीं है जिनके पास, उस पायदान पर होते हुए भी सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहना। ये कंट्रास्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब प्रासंगिकता की बात हम करते हैं तो ये सारी चीजें उनके जीवन से सीखने लायक है। आप जरा हिंदी में कोई दूसरा कवि तलाशिए जो इतना गरीब, इतना दरिद्र हो और आंख मूंद कर सब कुछ लुटाने को तत्पर हो। कभी कहीं से पुरस्कार मिल गया तो नौजादिक लाल की विधवा को दे दिया, कभी कहीं से कुर्ता पैजामा किसी के माध्यम से मिल गया तो सड़क के किनारे ठिठुरते हुए भिक्षुक को दे दिया, कहीं से कुछ पैसा मिल गया तो किसी विद्यार्थी को दे दिया फीस के लिए। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो महादेवी जी से 2 रुपए भी मांगने में कभी हिचक नहीं की। महादेवी जी भाई मानती थी उनको। दारागंज से अशोक नगर बैठ के जाते थे रिक्शे पे, बहुत दूर है अशोक नगर, जो लोग इलाहाबाद का भूगोल जानते हैं उनको पता होगा, दारागंज से 2 रुपए उस समय किराया बहुत ज्यादा होता है। महादेवी जी के दरवाजे पर रिक्शे को रोक कर अंदर जाना और कहना, बहन जी 2 रुपए दीजिए। महादेवी जी पूछती हैं 2 रुपए क्या करेंगे? बोले 1 रुपया रिक्शे वाले को दूंगा और 1 रुपया आपको दूंगा राखी बंधवाने के बदले। ये निराला। और दूसरा कंट्रास्ट, दूसरा पहलू कि इतना दारिद्र धारण करते हुए, कुछ न होते हुए, अकिंचन कहलाते हुए जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को ठुकरा सकता था, ऐसा साहस निराला में था। वो जवाहरलाल नेहरू, मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेहरू जी की अपनी नफासत बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। विदेशों में भी जाते थे तो दशहरी आम की टोकरी लेके जाते थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने गए तो आम की टोकरी ले गए। यहां भी तिहाड़ जेल में जो अपने विरोधियों को बंद करते थे, लोहिया वगैरह जो भी होते, आम की टोकरी भिजवाते थे। जो अपने विरोधियों के लिए आम की टोकरी भिजवाते थे वही नेहरू। वो निराला जो इतने निकट थे, उनसे इलाहाबाद में नहीं मिल पाए, उनके निमंत्रण को निराला ने ठुकराया। ये जो कंट्रास्ट आपको दिखाई देता है कि 2 रुपए मांग लेना, सब कुछ लुटा देना, और तत्कालीन प्रधानमंत्री के निमंत्रण को ठुकरा देना, जरा हमें सोच के बताइए ऐसा साहस और ऐसा कंट्रास्ट कहां दिखाई देता है। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि तेरे दर पे जा बैठे। ये निराला के जीवन का जो कंट्रास्ट है वो हमें बहुत कुरेदता है। हम सभी लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हमें इस विचार को सोचना चाहिए। और इसीलिए निराला की जो कविताएं हैं, चाहे भिक्षुक हो, चाहे दीन हो, चाहे तोड़ती पत्थर हो, चाहे कुकुरमुत्ता हो, ये सहानुभूति नहीं है। जब हम निराला की इन कविताओं का मूल्यांकन करें तो सहानुभूति छोटा पड़ जाएगा, सिंपैथी छोटी पड़ेगी। इसके लिए हम अंग्रेजी के शब्द एम्पैथी से काम लेंगे। एम्पैथी, समानुभूति। और जिस दिन ये समानुभूति की दृष्टि होती है
उस दिन तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं आती हैं। मैं तो राजस्थान में ऐसी जगह रहा हूं जहां पत्थर की खदानें हैं, कभी मेरी दृष्टि नहीं गई कि हम मजदूर पत्थर कैसे तोड़ते हैं, क्या होता है, लेकिन निराला की दृष्टि गई। तो उनकी जो संवेदनशीलता है शोषित और प्रपीड़ित के प्रति, वो सहानुभूति परक नहीं है पंत की तरह या अन्य तमाम साम्यवादी कवियों की तरह, वास्तविक है। इसलिए निराला छायावादी घेरे में रहते हुए भी प्रयोगवादी भी हैं। भाई, प्रयोगवाद के शिल्प के जन्मदाता वही हुए। और प्रगतिवाद की वो तमाम सारी कविताएं जो प्रगतिवादी आंदोलन शुरू होने से पहले आ चुकी थी, स्वाभाविक रूप से ऐसी कविताएं वो लिख सके। छंद को मुक्त करने के बाद भी ध्यान रहे, निराला जो है वो छंद मुक्त कवि नहीं है। गलती से कई बार कुछ कुंजी छाप गाइड और कुछ अल्प विद्या भयंकरी के कारण कुछ लोग कह देते हैं कि वो छंद मुक्त कवि हैं। निराला छंद मुक्त कवि नहीं है, वे मुक्त छंद के कवि तो हैं, ये तो माना जा सकता है। और छंद मुक्त और मुक्त छंद में उतना ही अंतर है जितना कि अकलमंद और मंद अकल में, अर्थ एकदम अलग हो जाता है। तो उन्होंने छंद के बंध को तो तोड़ा, लेकिन कहीं भी छंद विहीन नहीं हुए। आंतरिक लय जो है विद्यमान है उनके यहां तक कि संगीत विद्यमान है। जहां गीत में साज हो जाता है वो संगीत हो जाता है। निराला न कहीं संगीत से मुक्त हैं और न ही छंद से मुक्त हैं, इसलिए वे मुक्त छंद के प्रणेता हैं। छंद मुक्त कहना उनके साथ अन्याय है। इसलिए वे दार्शनिक कविताएं भी लिख पाते हैं, इसलिए वे भक्तिपरक कविताएं भी लिख पाते हैं, इसलिए वे प्रेम गीत भी लिख पाते हैं। कल ही तो वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस गुजरा है, और याद करिए निराला को। नॉस्टैल्जिया, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं, पुरानी यादों को याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। कुछ लोग पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी प्रसाद, वे दिन, निर्मल वर्मा, नॉस्टैल्जिया में खो जाते हैं लोग। लेकिन मैं समझता हूं अगर इस नॉस्टैल्जिया ना होता तो हम बहुत अच्छी कविताओं से वंचित होते। बाधो नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। कल जो दिवस बीता है उस प्रसंग में जरा याद करिए निराला को। यह घास यह घाट वही जिस पर धंसकर वह कभी नहाती थी भसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंद, पूछेगा सारा गांव बंद। एक और जो मजे की बात है, आप देखिए निराला का कंट्रास्ट। निराला बंगाल में पैदा हुए थे, हिंदी नहीं जानते थे। मनोहरा देवी द्वारा रामचरितमानस का पाठ करते हुए निराला ने हिंदी सीखी, और हिंदी सीखकर ऐसी हिंदी लिखी कि मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे देश के 80% प्राध्यापक राम की शक्ति पूजा का सही पाठ नहीं कर पाएंगे। मैं, हालांकि ये आत्मश्लाघा हो सकती है, ये मेरा दावा झूठा हो, ऐसा हो तो झूठा हो, लेकिन कम से कम आप लोग पढ़ाते हैं, क्लास में देखा होगा अग्रय में के विद्यार्थियों से आप सामान्य कविताओं का पाठ करा लीजिए, नहीं कर पाते। तमाम सारे प्राध्यापकों से भी मिलना जुलना मेरा खूब होता रहा है, मैं देखा हूं राम की शक्ति पूजा का वास्तविक सही पाठ बहुत कम लोग कर पाते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ने राम की शक्ति पूजा का पाठ किया है, सुना जाना चाहिए। त्रिलोचन जी ने राम की शक्ति पूजा का पाठ किया है, सुना जाना चाहिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह बहुत प्रामाणिक पाठ करते हैं, जामिया में थे, हमारे गुरु हैं। हिंदी नहीं जानने वाला कवि ऐसी हिंदी लिखता है जो एक मानक बन जाती है। उसका भाषा का जो डिक्शन देखिए राम की शक्ति पूजा का, शब्दों का जो चयन देखिए, साधिकार शब्दों का चयन, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। जो लोग संस्कृत साहित्य से परिचित हैं वो जानते होंगे भाषा का कौन सा स्तर है। और वही निराला इतना सहज लिखते हैं, इतना सहज लिखते हैं। कुकुरमुत्ता को याद कर लीजिए,
दीन और भिक्षुक को याद कर लीजिए। ऐसा कैसे हुआ? जरा हमें कोई एक ऐसा नाम बताइए हिंदी कवि का जो कठिन से कठिनतर भी लिखता हो और सरल से सरलतर भी लिखता हो। नहीं मिलेगा आपको। प्रसाद का एक मानक है, चाहे कहानियों में हो, चाहे कथा साहित्य उपन्यास में हो या कविता में हो। प्रसाद ने कहीं समझौता नहीं किया अपनी भाषा से। बहुत अच्छी भाषा, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, एक मानक है भाषा का। लेकिन सरल लिखकर वो समझौता नहीं करते। पंत के बारे में तो कहा ही जाता है। फिर गोरखपुरी ने बड़ा आरोप लगाया था कि ऐसा लगता है कि ये डिक्शनरी खोल के रख लेते हैं और जहां सामान्य शब्दों से काम चल सकता है वहां कठिन से कठिन शब्द भर देते हैं। लेकिन फिराक का हिंदी के प्रति जो दुराग्रह है वो हो सकता है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी है। लेकिन भाषा के प्रति जितने सजग पंत हैं बहुत कम मिलेंगे आपको। जिन मित्रों ने पल्लव की भूमिका पढ़ी होगी वो इस बात की गवाही तस्दीक करेंगे, विटनेस होंगे कि शब्दों का सचेत प्रयोग कोई पंत से सीख सकता है। लेकिन निराला कठिन से कठिन, सरल से सरल अगर लिखना हो तो हमें छायावाद के कवियों में बस केवल एक ही कवि मिलता है जो निराला है। ऐसा कैसे? ध्यान रहे, जिसे अपनी परंपरा का पूरी तरह बोध है वही आधुनिकता की बात कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। सामान्य जीवन, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद कहा करते थे, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर मुस्लिम कौम की तरक्की तब होगी जब एक हाथ में दीन की किताबें होंगी और एक हाथ में साइंस की किताबें होंगी। जरा समझिए आप, साइंस और दीन। दीन मतलब आपकी परंपरा, ट्रेडिशन, क्लासिकली, जो क्लासिक लिटरेचर है सॉरी, और साइंस का मतलब तरक्की। आप अगर केवल पाठशाला में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा होगा इमाम हो जाएंगे या होगा पंडित बन जाएंगे। आप केवल मॉडर्निटी की बात करते हैं तो आप उस परंपरा से कट जाएंगे जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा कि हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। पागल। जो संस्कार, जो शिक्षा हमें अपने से बड़ों को पागल कहवाए वो शिक्षा बेकार है, और जो हमें तरक्की न दे सके वो ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बेकार है। आपको अगर जीवन का वर्तमान और भविष्य प्रशस्त करना है तो आपने देखा होगा, छोटे में हम लोग खेलते थे खेल एक, कि किसी पत्थर को उठा के कितना आगे फेंकना है उसके लिए आपको पीछे हाथ ले जाना पड़ेगा। जितना पीछे आप हाथ ले जाएंगे उतना ही आप आगे तक पत्थर को फेंक सकते हैं। जितना ही आप अपनी परंपरा को पकड़े रहते हैं उतना ही आप भविष्य को और वर्तमान को ठीक कर सकते हैं। ज्योति जी तस्दीक करेंगी इस बात को। जापान में एक पेड़ होता है जिसको हम बोनसाई कहते हैं। बोनसाई का मतलब होता है कि गमले में लगा देते हैं, उसकी जड़ें काटते जाते हैं, वो पता चला 50 साल का पेड़ छोटा सा रह जाता है। तो जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो बोनसाई बन जाता है। जो अपनी जड़ों को समझता है वो आधुनिकता की बात कर सकता है। बड़ा सीधा उदाहरण है, जो क्लासिकल म्यूजिक बजा सकता है वो लाइट म्यूजिक भी बजा सकता है, लेकिन जो खाली लाइट लाइट में रहता है वो क्लासिकल नहीं समझ सकता। निराला अपनी परंपरा से जुड़ते हैं। मैंने कहा था गालिब की बेफिक्री है निराला में। गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। ईमान, ईमान यानी कि हमारा दीन और धर्म। कुफ्र, कुफ्र मतलब ईसाइयत, मॉडर्निटी। परंपरा हमको रोक रही है। ईमा मुझे खींचे है तो ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। मैं दीन को भी नहीं छोड़ना चाहता और आधुनिकता को भी मैं आकृष्ट उसकी ओर हो रहा हूं। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। मेरा दीन और ईमान मेरे पीछे है और जो मॉडर्निटी, कलीसा यानी गिरजाघर है, जो मॉडर्निटी का पाठ पढ़ाता है पूरी दुनिया को, वो मेरे आगे है। वे इन दोनों के कसम में उलझे हुए हैं। लेकिन उनकी बेफिक्री अख्तियार करने वाले निराला अपनी परंपरा को भी अच्छी तरह समझते हैं और आधुनिकता को भी समझते हैं। जब परंपरा को समझते हैं तो राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं हमारे सामने आती हैं जो बेजोड़ है, जिसके लिए रामविलास जी ने कहा कि इपिक पोएट्री। तब तुलसीदास जैसी रचनाएं हमारे सामने आती हैं।
ये जितना कुछ भी मैं कह रहा हूं आज कितना प्रासंगिक हो सकता है। आज पीढ़ी को बताइए कि जो अपनी परंपरा से कट जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, बोनसाई बन जाएगा। निराला से सीखना है। इसलिए क्लासिकल पोएट्री को देखिए आप, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, और आधुनिक कविताओं में क्या कहना है। जब प्रगतिवाद शुरू नहीं हुआ था उससे पहले निराला ने इतनी बड़ी प्रस्तावना लिख दी, इतनी बड़ी भूमिका बना दी, इतना बड़ा वितान खड़ा कर दिया। तो ये दोनों अगर देखना है आपको, और वो निराला जो हिंदी नहीं जानते, वो निराला जो अपने जीवन में कभी समादृत नहीं हो पाए, निरादर जिस तरह का निराला का हुआ किसी का नहीं हुआ। लेकिन जीवन में चाहे कितने निरादर प्राप्त हों, अपने आप को संभाले रहें, झुके नहीं। आज की पीढ़ी को समझाना होगा कि कैसे हो सकता है। निराला को देखिए आप, इतनी आलोचनाएं, न जाने कितने आरोप लगे, तो एक व्यक्ति जो वज्रादपि कठोराणी है वही मृदून कुसुमादपि भी है। और ध्यान रहे, वज्र से कठोर पत्थर से ज्यादा महत्व फूल का होता है। इकबाल का शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। याद करिए आप, कामदेव के बाण किसके बाण हैं? बसंत चल रहा है, पुष्प के बाण है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। महर्षि सेनगुप्त को याद करिए, मुझे फूल मत मारो। उस फूल की अहमियत को निराला समझते हैं, उस पत्थर की अहमियत को भी निराला समझते हैं। निराला के काव्य नायक तुलसीदास, यह भी सीखने जैसा है, बड़ा अनुभव करने जैसा है। आप सोचिए, निराला के जो काव्य नायक है तुलसीदास, अकबर के समकालीन है। जॉर्ज ग्रेसर ने कहा था कि तुलसीदास इज ग्रेटर देन अकबर। आचार्य द्विवेदी ने भी उनको बड़ा महत्व दिया है, अकबर से महान कहा है। लेकिन उसी अकबर के दरबार में जब अबुल फजल आईने अकबरी लिखता है, वो सब कुछ तिनके तिनके का वर्णन कर देता है। आईन का मतलब ही होता है कानून, लेकिन उस आईने अकबरी में गंगू जैसे कवियों का नाम है, मगर तुलसीदास का नाम नहीं है। क्या गरिमा है। तुलसीदास जो निराला के नायक हैं, काव्य नायक हैं, उस काव्य नायक का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं होता है, उससे तुलसीदास के महत्व पर कोई कमी नहीं आती है, प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से निराला का चित्र भी बहुत अच्छे चित्र जो है संस्थाओं के पास नहीं है। निराला का स्वर आकाशवाणी के पास नहीं है। निराला को कोई पुरस्कार नहीं मिला था। अगर पुरस्कार ही काव्य प्रतिभा के मानदंड हो, अगर पुरस्कार ही बड़े कवि होने का अगर प्रमाण हो, तो अज्ञेय हिंदी के सबसे बड़े कवि होंगे और निराला सबसे छोटे। लेकिन हम जानते हैं पुरस्कार निकस नहीं हो सकते, क्योंकि निराला और अज्ञेय में कोई तुलना नहीं है। कवि के रूप में अज्ञेय की केवल एक कविता हमारे सामने आती है जो हमें प्रभाव डालती है हम पर, वो है असाध्य वीणा। और कोई कविता उस स्तर की नहीं है, भले कविता को उनको पुरस्कार मिला हो। लेकिन निराला की आप कविताएं जोड़ते जाएं, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षु, दीन, ये तमाम सारी ऐसी कविताएं जो हमें याद रहती। कुकुरमुत्ता, आप जरा बता दें, आधुनिक काल के तमाम सारे कवियों में किसी कवि की 4 कविताएं बता दें जो इतनी प्रसिद्ध हो। शायद ही मिलेगा। एक एक कविता से जाने, मुक्तिबोध का नाम आते ही केवल अंधेरे के अलावा और कुछ याद नहीं आता हमें। पंत को जब हम याद करते हैं तो उनकी 2 कविताओं के अलावा तीसरी कविता हमें बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करती है, परिवर्तन और नौका विहार। लेकिन हाँ, एक कविता और है, बादल। मगर इन तीनों कविताओं को आप देख लें तो जब हम पंत को पढ़ते हैं तो बादल पढ़ते हुए हमें शैली का क्लाउड याद आता है। परिवर्तन पढ़ते समय हमें शेक्सपियर के सोनेट्स याद आते हैं, टेनिसन की कविताएं याद आती हैं। लेकिन जब निराला के बादल रात को पढ़ते हैं
तो हमें कोई नहीं याद आता, केवल निराला याद आते हैं, क्योंकि निराला की जो मौलिकता है, इतनी मौलिकता छायावाद के किसी कवि में नहीं है। और बादल, अरे भाई किसानों को याद किया है। बादल रात कविता में आप पढ़िए, कितनी प्रासंगिक है कविता, किसानों की समस्याओं को उठाते हैं। लेकिन कहते जीर्ण बाहों व शीर्ण शरीर, इनकी तुम रक्षा करो हे विप्लव के वीर, कहते हैं बादलों को। इससे ज्यादा प्रासंगिक कविता कौन सी हो सकती है? और ये बादल आप देखिए जरा, बादल पर कविता लिखने की परंपरा कालिदास से शुरू होती है। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक व मेघः मेघदूत, और हर कवि ने बादल को अपनाया है। तुलसीदास, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपै मन मोरा। आप घन आनंद को ले लीजिए, बादल को आग्रह करते हैं। पंत का बादल, निराला का बादल, और महादेवी की बदली है। चलिए, इन सारे बादलों में आप बादल राग को पहचान सकते हैं, जिसमें निराला की छाप लगी हुई है। और इसके आगे प्रेरित होकर, मुझे तो दो ही कविताएं बादल पर अच्छी लगती हैं, निराला की, और निराला से प्रेरित होकर उनको अपना आदर्श मानने वाले नागार्जुन को बादल को घिरते देखा है। आपके सारे जो सौंदर्य के प्रतिमान है वो बदल जाएंगे बादल को घिरते देखा है पढ़ते हुए। आपको जो प्रेमचंद्र ने कहा था अपने जमाने में, हुस्न के म्यार को बदलना है, वो जो हुस्न का म्यार अगर बदला हुआ कहीं दिखाई देता है तो निराला के बादल राग जैसी कविताओं में दिखाई देता है। मैं एक और कविता का जिक्र करूंगा, ये जो कंट्रास्ट है निराला के। मैंने कहा कि गरीबों के, शोषितों के, प्रपीड़ितों के, नारी के प्रति जो संवेदना है निराला की, जो अनुभूति है निराला की, जो एम्पैथी है निराला की, वो बड़ी स्वाभाविक है। विधवा कविता का जिक्र करें आप, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, अद्भुत पवित्र कविता है भाई। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। जरा दीप शिखा पर गौर करिए, जैसे मैंने बादल की बात कही, मेघदूत से शुरू होता है। दीप शिखा, जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इस बात को विटनेस कर पाएंगे कि कोई भी शब्द जो होता है विशेष प्रयोग में, वो किसी किसी कवि का कॉपीराइट होता है। दीप शिखा कालिदास का कॉपीराइट है, इसीलिए कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहा जाता है। संचारणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम गति आय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गा टेव प्रपेदे विवरण भावम सस भूमिपाला। दीप शिखा कालिदास ने प्रयोग किया। दीप शिखा इंदुमती के स्वयंवर में वरमाला लेकर जाती हुई इंदुमती हर राजा के सामने जाती है, तो जैसे दीप शिखा के ले जाने से कोई चीज आलोकित हो जाती है, वो राजा आलोकित हो जाता है। और जैसे ही दीप शिखा आगे बढ़ जाती है, विवर्ण भावम सस भूमिपाला, वो राजा उसी तरह से मलिन हो जाता है जैसे अंधेरे में प्रासाद डूब जाता है। दीप शिखा, अब आप कल्पना करिए, इस दीप शिखा को लगभग सब बड़े कवि ने अपनाया है। तुलसीदास के यहाँ भी दीप शिखा है। सुंदरता कर सुंदर करई, छवगी दीप शिखा जनु बरई। अद्भुत वर्णन है तुलसीदास का, उसी निराला के काव्य नायक का। मैं ये कहना चाहता कि दीप शिखा जो है कालिदास का कॉपीराइट वाला शब्द है। कैसे भाई, शब्द में कॉपीराइट कैसे हो जाएगा? जैसे जब आप एक शेर पढ़ते हैं कि सिराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये जो टुक है ना, टुक, ये मीर का शब्द है। इसके बाद जिन लोगों ने भी अपनाया वो मीर की नकल कहा गया। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, गालिब की गजल। अब दिले नादा जो शब्द है, ये गालिब का कॉपीराइट है। ये इसके आगे जिन लोग ने दिले नादा कहा वो लगा तो रे 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 नकल है, तो गालिब की। बंजारा शब्द कविता में नजीर का कॉपीराइट है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाभ चलेगा पंजा। ऐसे ही दीप शिखा कालिदास का कॉपीराइट है, लेकिन उस कॉपीराइट पे आपका भी अधिकार हो सकता है अगर आपने उसमें कुछ मौलिकता जोड़ी, आपने उनसे अलग हटकर कुछ कहा हो। आप जरा कल्पना करें वहां से चलते हुए कि आप कालिदास की दीप शिखा देख लें, आप तुलसी की दीप शिखा देख लें, आप बिहारी की दीप शिखा से देख लें। अंग अंग नग जगमती दीप शिखा सी दे, बिहारी। अरे महादेवी जी का तो दीप शिखा संग्रह ही है कविता का पूरा। और इन सारे दीप शिखाओं के बीच में
आप निराला के दीप शिखा का जो बिंब होता है, जितना पवित्र, जितना निश्चल, जितना निर्व्याज, जितना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और जितनी भावुकता भरा, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। आप ध्यान दीजिएगा, हर जगह दीप शिखा उजाला फैला रही है, लेकिन निराला की दीप शिखा जैसे किसी बुढ़िया के दरवाजे पे एक टिमटिमाता हुआ दिया हो, बेचारा रोशनी देना चाहता हो लेकिन दे नहीं पा रहा हो। वह जो दीप शिखा है निराला की, अद्भुत है। मैं समझता हूं इस दृष्टि से होना चाहिए। अगर कोई जागरूक विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हो तो हिंदी कविता में दीप शिखा एक बहुत अच्छा शोध निबंध हो सकता है। हिंदी कविता में बादल एक बहुत अच्छा शोध निबंध हो सकता है, बल्कि शोध निबंध क्या, शोध प्रबंध हो सकता है। पीएचडी नहीं तो एमफिल तो हो ही सकता है, डिजर्टेशन तो हो ही सकता है। तब आप देखेंगे कि निराला कैसे कवि है और विधवा के प्रति जो उनका भाव है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, विधवा कविता अपने आप में बड़ी अद्भुत कविता है, लेकिन जब हम उर्दू में हाली को पढ़ते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी मुना जाते बेवा। तुलना करनी चाहिए, तुलना करने से निराला का और चमत्कार हमारे सामने आएगा। हाली से तुलना करिए इन कविता की, दीप शिखा, ये विधवा कविता की। ऐसे ही एक कविता और मैं बता रहा हूँ, रामसूत्र चतुर्वेदी ने कहीं लिखा है कि जो सरोज स्मृति कविता है, अब कैसी कविता है उस पर तो व्याख्यान हम नहीं देंगे क्योंकि आप सब समझते हैं, लेकिन वो हिंदी में शोक गीतों का प्रवर्तन करती है। 1936 की कविता है। इससे 12 वर्ष पहले, लगभग 1924 की बात मैं कह रहा हूं, इन्हीं मिश्र बंधुओं ने, जिसमें मैंने शोध किया था, इनकी एक कविता है, हा काशी प्रकाश, बड़ी बोली की कविता है, उसी तरह की कविता है। दोनों की तुलना करिए तो पता लगेगा, निराला का जो काव्य वैशिष्ट है आपके सामने आएगा। तो वो निराला जो हिंदी के लिए, हिंदी की अस्मिता के लिए गांधी को भी ललकार सकता था। गांधी ने कह दिया था कि हिंदी में कोई रविंद्र नहीं है। उन्होंने कहा आपने निराला को पढ़ा है, आप कैसे कह सकते हैं कि रविंद्र के बराबर कोई कवि नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। उस समय का बहुत प्रभावी नेता महात्मा गांधी, जिनका प्रत्युत्तर दे सकते थे, नेहरू का निमंत्रण ठुकरा सकते थे, बिना पुरस्कारों के भी इतने बड़े कवि हो सकते थे, अपनी परंपरा से जुड़कर आधुनिकता की बात कर सकते थे, इतने संघर्षों में रहते हुए भी जीवन कैसे जिया जाता है इसका संदेश दे सकते थे, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसलिए रामविलास जी जब कहते हैं कि जनता का कवि है, वह कवि है अपनी जनता का। रामविलास जी की कविता है ये, वह कवि अपराजय निराला, जिसे मिला गरल का प्यारा प्याला। जनता का कवि। नागार्जुन उनको जब कहते हैं कि आपकी कविता को जो बहुत महलों में रहते हैं वो क्या जाने, जो लोग दलित संवेदना की बात करते हैं, आप देखिए ना निराला को। और वो निराला जो साहित्य की तमाम सारी विधाओं में लिखे, हालांकि मूलतः कवि हैं, कथाकार वो आर्थिक कारणों से हो सकते हैं, कहानीकार भी हैं वो आर्थिक कारणों से। सुकुल की बीवी जैसी कहानी लिखते हैं वो, लिली और चतुरी चमार जैसी कहानियां भी लिख देते हैं वो, पद्य प्रसून जैसे न जाने कितने सारे निबंध लिखा उन्होंने, अनुवाद तो बेशुमार किया है। अप्सरा और अलका जैसे उपन्यास भी लिखे, लेकिन बावजूद इसके जो कविता में उनका स्वरूप आया है, उसकी इतनी तमाम सारी कविताएं आज भी आप सारी उनको जीवन से जोड़ के देख सकते हैं। चाहे प्रेम संबंधी अभिव्यक्ति हो, चाहे राष्ट्र संबंधी अभिव्यक्ति हो, चाहे देश प्रेम संबंधी। अभी एक बच्ची वर्दे वीणा वादिनी गा रही थी। यही इस बात की प्रासंगिकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग हर विद्यालय में वर्दे वीणा वादिनी वर्दे गाया जाता है, और वो ट्रेडिशनल, यहाँ तक कि या कुंडिन तुषार हार धौला जो कहा गया है संस्कृत में, मैं तो उस संस्कृत के छंद को भी निराला के इस सरस्वती वंदना के आगे फीका मानता हूं, जिसमें केवल सरस्वती मैया की वंदना नहीं है, नवगति नवले ताल छंद नव, वो हर पल नवीनता का संचार करने का आग्रह। अद्भुत कविता।
भारत जय विजय करे। जो सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह है वो निराला में अद्भुत है। इसलिए निराला की जो यमुना के प्रति कविता है वह दिनकर को भी प्रेरित करती है हिमालय के प्रति। निराला की दिल्ली कविता दिनकर को भी प्रेरित करती है दिल्ली कविता के प्रति। प्रयोगवादियों को प्रेरित करता हो, जो छायावादियों को प्रेरित करता है, जो प्रगतिवादियों को जो प्रेरित करता हो, जो ऐसा कोई कवि दिखाई देता है आपको? मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। यद्यपि निराला का जो सबसे बड़ा दोष है वो उनकी दुरूहता भी है। ऐसा आरोप लगता है उनकी कविता कहीं कहीं बहुत दुरूह है। और ध्यान रहे, निराला जिन परिस्थितियों में गुजरे थे उनका व्यक्तित्व दुरूह बन गया था। उन पर चोरी के आरोप लगे बांदा के प्रवास के दौरान। श्री नारायण चतुर्वेदी ने दंड देकर छुड़वाया था। वो श्री नारायण चतुर्वेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती के संपादक थे। निराला जैसा कवि सरस्वती में कभी छप नहीं पाया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतना सम्मान करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वहां बैठ करके घंटों रोते रहे, और जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं चली गई तब तक वहां बैठ कर रोते रहे। ये सम्मान होता है। अपने विरोधियों का भी किस तरह सम्मान किया जाता है। पंत का बहुत विरोध करते थे ये, यहाँ तक कि पल्लव की भूमिका, जो पल्लव और पंत जब पुस्तक लिखी निराला जी ने, तो इतने नाराज हुए दबोधचरण वर्मा की कभी पागल जी नामक पूरा निबंध बड़ा लिख दिया, पुस्तक लिख दी, पागल कहते। ध्यान रहे, जो महान प्रतिभाएं हैं उनमें विक्षिप्तता का अंश विद्यमान होता है। एजरा पाउंड पागल हुए थे, नीत्शे पागल हुए थे, कांट विक्षिप्त हुए थे, मुक्तिबोध विक्षिप्त हुए थे, राहुल सांकृत्यायन विक्षिप्त हुए थे, निराला विक्षिप्त हुए थे। प्रतिभा में विक्षिप्तता का अंश विद्यमान होता है। इसलिए पागल शब्द बड़ा मनोवैज्ञानिक है। पा और गल प्राप्त होने के बाद जिसका क्षरण हो जाता है वो पागल होता है। प्राप्त करना, पहले एक ऊंचाई पर पहुंचना। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने अपने गांव में, कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता तो कहते हैं पढ़ लिख के पागल हो गए हैं। निराला ने जो प्राप्त किया और उन प्राप्ति के बाद जो संघर्ष उनका था, विक्षिप्तता आवश्यक है। और उनकी ऐसी विक्षिप्तता नहीं थी। आप जरा कोई अन्य कवि बताइए जो विक्षिप्त होकर भी अर्चना, आराधना और गीत गुंज की रचनाएं कर रहा हो। ये सब विक्षिप्तता काल की रचनाएं हैं। इसलिए निराला पर दुरूहता का आरोप लगता है। उनकी, जैसे मैंने कविता कहा बांधो नाव इस ठाव बंधु, उनकी एक कविता है ताक कमसिन मार। कहीं से कहीं नहीं पकड़ में आता क्या कहना चाहते हैं। और कठिनतम कविताओं में कौन तम के पार रे कह, आप छोड़िए दर्शन की बात करिए, कौन तम के पार रे कह। अंग्रेजी कविता में बियॉन्ड की कल्पना की गई है। ब्यूटी वॉक्स इन फैंटम, सुंदरता छाया में चलती है। निराला के यहाँ तम के उस पार कौन है। हो सकता है बच्चन ने इसीलिए घबरा के कह दिया होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने कौन होगा। कौन है उस पार न जाने क्या होगा। क्योंकि छायावादी कभी बहुत ज्यादा बियॉन्ड की कल्पना करता है। निराला की सबसे कठिनतम कविताओं में है कौन तम के पार रे का। दुरूहतम कविताओं में राम की शक्ति पूजा। और ये जो कंट्रास्ट है वो निराला बनाता है। इसलिए निराला अपनी तमाम कविताओं में, अब राम की शक्ति पूजा के जो स्थल हैं जहां वो सीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आज प्रासंगिक नहीं है। नारी का सम्मान, सरोज स्मृति की जो बातें हैं, एक जगह कविता में उन्होंने लिखा भी है, कहें कि मैं अपने हमारे जो अर्जित धन है उसे मैं दहेज में खर्च कर दूं, ये सुघर नहीं है मेरे लिए, मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्या दहेज प्रथा का अंत हो गया है? अगर नहीं हो गया है तो निराला की वो चिंता आज भी कितनी प्रासंगिक है। क्या किसानों की जो जीर्णता और शीर्णता है, जिसके लिए प्रेमचंद ने कहा था किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मर जाता है, क्या निराला वो कविता में बादल राग में जब वही बात कह रहे हैं तो आज भी प्रासंगिक नहीं है? मैं किसान आंदोलन से नहीं जोड़ता उसे, मैं किसानों की दशा से जोड़ता हूं, तो आज भी है प्रासंगिक। जब वो तोड़ती पत्थर की संवेदना हमारे सामने व्यक्त करते हैं तो क्या हमें मजदूर याद नहीं आते? जब हम पत्तल और दोने पर लड़ाई करते हुए भिक्षुक को देखते हैं, दीन को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, तो वह वाता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता हमें सोचने के लिए बाध्य नहीं करता है?
जब हम तुलसीदास को पढ़ते हैं तो क्या तुलसीदास का जीवन संघर्ष, निराला का जीवन संघर्ष नहीं याद आता है? क्या राम का जीवन संघर्ष, राम की शक्ति पूजा में निराला का अपना स्वयं का संघर्ष नहीं दिखाई देता है? और संघर्षशील होते हुए भी एक नई राह तलाशना, नए नए विषयों पर रचनाएं करना, नवगति नवलय छंद और नव ताल की बात करना। आप बताइए जरा मुझे किसी कवि का नाम लेकर, कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, जिस तरफ देखा नहीं अब तक उधर देखा तो है। जिधर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है निराला उधर दिखाने का काम करते हैं। और जब उधर दिखाने का काम करते हैं, जब ऐसा कोई कवि हमारे सामने आता है तो वो हमेशा प्रासंगिक रहता है, चाहे वो अपने गद्य रचनाओं में हो, चाहे वो पद्य रचनाओं में हो। जो मित्र कुकुरमुत्ता कविता को पढ़ाते होंगे, आप देखिए जरा शब्दावली, ये वही शब्दावली है अबे सुनबे वो गुलाब, जो सत्शैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर लिख रहा है, वही अबे और तबे की भाषा भी बोल रहा है। कोई दुराग्रह नहीं भाषा से। अंग्रेजी के शब्द हों, उर्दू के शब्द हों, फारसी के शब्द हों, हिंदी के शब्द हों, संस्कृत के शब्द हों, सभी के प्रति समान आदर, समान एक तरह से भाव। मित्रों, बातें बहुत की जा सकती हैं, निराला पर कुछ बात मैंने साझा की है, और इसलिए निराला होना, निराले का जो निरालापन है वो उन्हें निराला बनाता है। और आधुनिक हिंदी कविता में जिस मुकाम पर निराला है, आप देखिए, किसी जमाने में प्रसाद, निराला, प्रसाद, पंत और निराला का क्रम चलता था, अब चलता है प्रसाद, निराला और पंत का। वो दिन दूर नहीं कि ये क्रम शायद बदल सकता है और निराला, प्रसाद और पंत हो सकता है। इसलिए जब आपके पोस्टर पे मैं देखता हूं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, तो मैं इस कविता को बदलने का मन करता है मेरा, बदल देना चाहिए। अभी न होगा मेरा अंत नहीं, कभी न होगा मेरा अंत। इसलिए निराला जैसे लोग, कभी न होगा मेरा अंत, हमें ये कहना है अभी न होगा मेरा अंत नहीं, भले इसके कि मैं अकेला आ रही मेरे दिवस की सांझ वेला। ये तो नैराश्य है, और निराशा और आशा के क्षण दुखानि च सुखानि च चक्रवत परिवर्तते। अगर ऐसा नहीं होता तो क्रम जीवन स्थिर ठहर जाता। इसलिए मैं अकेला भी लिखना पड़ता है, क्या कहूं आज जो नहीं कही यह भी कहना पड़ता है। और जानकी को याद करके हमें एक नए शक्ति की कल्पना भी करनी पड़ती है। जब इतनी तमाम सारी व्यवस्थाओं, कंट्रास्ट, विरोधों, संघर्षों के बाद एक मुकाम पर जब पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो हमें ये मैसेज देता है, ये संदेश देता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इसलिए बहुत सारी उपलब्धियां लोग पचा नहीं पाते हैं। बुलंदियों पर ठहर कर बहुत दिनों तक उसको कायम रखना, अपनी प्रतिष्ठा को, अगर हम आज, हमारी युवा पीढ़ी सीख सकती है, आगे बढ़िए, उपलब्धि पाइए, मगर उपलब्धि को पचाना भी जानिए। अगर ये चीज आपको जानना है तो हमें निराला से सीखना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। शिवाजी कॉलेज का हिंदी विभाग और हमारे बहुत सारे मित्र जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, प्राचार्य महोदय का, हिंदी विभाग के सभी मित्रों का मैं आभारी हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे निराला जैसे इतने बड़े कवि पर, जिन पर इतना कुछ कहा गया है, कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, इससे पहले कि हमारी छात्रा मीनाक्षी, माफ कीजिए, आपका धन्यवाद करें, मैं पूरे विभाग की ओर से इतने सुंदर और सारगर्भित वक्तव्य के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ। और सचमुच में आपको सुनते हुए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब शोध का, ज्ञान का अनुभव इतना गहरा, इतना व्यापक होता है, तो धारा प्रवाह के रूप में जो विषय आपके सामने हो, उस पर आपके विचार आते बहते चले जाते हैं।
तो हम सब उस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आपने तमाम विषयों से, तमाम सूत्रों से जोड़कर निराला की जो अद्भुत व्याख्या, निराली व्याख्या की है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और इस समूह में आज जो श्रोता जुड़े हुए हैं, उसमें हिंदी विभाग के प्राध्यापक गण तो हैं ही, लेकिन हमारे पूर्व छात्र भी हैं जो इस समय भारत भर की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में शोधार्थी हैं, पीएचडी, एमफिल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों से कुछ प्राध्यापक गण भी जुड़े हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से आपका जो व्याख्यान है, वो निराला को जोड़कर जिस तरह से आपने विद्यार्थियों को जीवन की निराली दिशा से अवगत कराया है, ये अभूतपूर्व है। आपने कहा कि परंपरा से जुड़ने वाला ही आधुनिकता की बात कर सकता है। मुझे लगता है आज की पीढ़ी के लिए ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है, ये निराला संदेश है, जिस संदेश को विद्यार्थियों को ही नहीं, हम सबको सीखने की ज़रूरत है। आपने कहा कि निरादर से झुकना नहीं है, बल्कि अपने आप को संभाल कर चलना है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आज का जो दौर है, इसमें हम बड़ी जल्दी तीखेपन के अनुभवों से भर जाते हैं और बड़े एकदम तीखे हो जाते हैं, प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। तो ये भी हम सबके लिए सीखने की बात है कि उन निरादरों से झुकना नहीं, बल्कि अपने हौसलों को बुलंद रखना है। तो मैं एक बार फिर इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ और विधिवत धन्यवाद के लिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी छात्रा मीनाक्षी को। भाई ज्योति जी, मुझे अच्छा लग रहा, सर्वेश जी जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, दर्शन जी दिख रहे हैं। इतने वरिष्ठ लोगों के सामने बातचीत करना सुखद भी होता, अच्छा भी लगता है जब ऐसे गंभीर लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ, सचमुच बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने हमें रूबरू करवाया इन लोगों से सबसे। जी जी। मैं ज्योति जी 10 सेकंड लूंगा, केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। सर को प्रणाम करता हूँ। मैं एक बस 10 सेकंड का अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। 2014 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का 21 दिन का एक पाठ्यक्रम मैंने किया था। तो सर से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था उस दौरान, और सर के 21 दिन में मुझे लगता है 5-6 व्याख्यान सर के हुए थे। तो मतलब सर इस तरह से थे जैसे किसी का व्याख्यान तय हुआ, नहीं आ पा रहे हैं, तो उस समय सर का व्याख्यान होता था, तो हम खुश हो जाते थे कि आज मतलब आनंद आने वाला है, आज हमें कुछ नया मिलने वाला है। तो सर का जो विषय, मतलब एक विषय नहीं, सर को मतलब तमाम जो साहित्य की हमारी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में सर का जो ज्ञान है अद्भुत है। और मैं तब से सर से उस रूप में प्रभावित हूँ और फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, सर के पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो सर को मैं प्रणाम करता हूँ और आज का व्याख्यान निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा। और आपने जो बात कही ना सर कि कभी ना होगा मेरा अंत, तो निराला जी कभी नहीं, वो हमेशा जीवित रहेंगे, जो पाठकों के मन में, उनकी अंतरात्मा में हमेशा जीवित रहेंगे। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप सबने सुनी लिया है, सर ने तमाम बातें रखी हुई हैं, तो सर को प्रणाम करता हूँ। अरे धन्यवाद। आपका स्नेह है, और जब मैं जुड़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आपकी छवि आई कि दर्शन जी हैं। और एक और देखिए, शिवाजी कॉलेज से मेरा एक और नाता है। हमारे जो मित्र हैं वेद प्रकाश जी, वो यहीं के विद्यार्थी रहे। जी जी, वेद प्रकाश जी हमारे, वो मैंने रात में ही कहा, मैंने कहा कि कल मेरा शिवाजी, अच्छा बहुत बढ़िया, बड़े खुश हुए। तो मेरे परम मित्र हैं, कलीग हैं, और बहुत अच्छे, बल्कि एक तरह से यूं कह लें कि नामोर जी के शिष्य जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी के वो शिष्य हैं। तो वह भी एक जो मानस जो वाला रिश्ता है वो भी जुड़ता है। और दर्शन जी से तो अक्सर हमारी बात होती रहती है, और इनके कारण मुझे और जगह भी बहुत सारा मिल जाता है अवकाश। तो मैं बहुत ही मतलब धन्यवाद देता हूँ, और अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जी जी। डॉक्टर ज्योति, मुझे कुछ कहना है। जी सर, मीनाक्षी आपको आमंत्रित करेंगी। मीनाक्षी कृपया, हाँ जी जी सर, मीनाक्षी कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आप डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर को आमंत्रित आप करेंगी। मीनाक्षी जी। धन्यवाद सर। आज के व्याख्यान में आपने कवि निराला जी के विषय में कई नई बातें बताई, और आपने कई अनेक साहित्यकारों से उनकी तुलनात्मक विश्लेषण किया। सर, आपने हिंदी साहित्यकारों के साथ उर्दू लेखकों का भी अपनी दृष्टि रखकर हमें निराला जी के चमत्कारों से परिचित कराया। बहुत बहुत आभार आपका सर।
हमारे पास कुछ विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न आए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न तृतीय वर्ष से राकेश जी का है, जो कि इस प्रकार है। निराला के साहित्य में मनुष्य के महत्व में आस्था से क्या अभिप्राय है? पहले प्रश्न देख लें, उसके बाद एक साथ जवाब दे देंगे, मेरा ख्याल है, जैसा चाहें। जी। दूसरा प्रश्न है, निराला राग के कवि है या विराग के? और तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद कवि व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है। ऐसे में निराला जी राष्ट्रीयता और देश प्रेम की कविताओं को आप किस प्रकार रूप में देखते हैं? धन्यवाद सर। वो राग और विराग के कवि हैं, तो रामविलास जी ने तो संग्रह ही निकाल दिया राग विराग। तो मेरा ख्याल है वे राग के भी कवि हैं, और आपका तो नहीं कहूंगा लेकिन विराग के तो कवि हैं निश्चित रूप से, इसलिए वो नाम सार्थक है। और मैंने कहा ना, निराला के प्रतिनिधि कविताओं का संकलन जो राग विराग करके निकाला रामविलास जी ने, तो मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, छायावाद की जो अनुभूतियां हैं, निश्चित रूप से जिसे हम रोमांटिक प्रवृत्ति कहते हैं, कल्पना, विद्रोह और आत्मिक अनुभूति, बहुत आंतरिक अनुभूति और सौंदर्य चेतना, ये इस रूप में तो निराला सभी छायावादी कवियों से बिल्कुल अलग है, मौलिकता उनकी दिखाई देती है। जहां तक राष्ट्रीयता से जोड़ने की बात है, तो निराला ने कभी अपने आप को घोषित रूप से कुछ भी नहीं कहा कि मैं घोषित रूप से राष्ट्र की बात कर रहा हूं, घोषित रूप से प्रेम की बात कर रहा हूं। तुम और मैं एक कविता, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन वहां कोई ऐसा प्रेम का प्रकटीकरण नहीं है, कहीं किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हो, अनुभूति है। जैसे नागार्जुन, उन्हीं के परंपरा के नागार्जुन की कविता है अकाल, और उसके बाद अगर आप पढ़िए तो शीर्षक के अलावा कहीं भी अकाल शब्द नहीं आया है। वो जो बिंब बनता है उसी से पता चल जाता है। निराला के यहां भी ऐसे कोई शब्द विशेष का आग्रह नहीं है, लेकिन जो बात कहते हैं वो उसका बिंब बनता है। तो घोषित रूप से राष्ट्रवाद की बात वो नहीं करते, घोषित रूप से प्रगतिवाद की बात नहीं करते वो, लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रगतिवादियों से भी ज्यादा प्रगतिवादी कविताएं निराला की हैं। तो इस नाते जो आंतरिक अनुभूतियां हैं वो तो वैयक्तिक अनुभूतियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से छायावाद की एक कविता उसकी विशेषता है, जो अंग्रेजी कविता से मानते हैं लोग, आई हुई है। शैली, कीट्स और वायरन की जो विशेषताएं हैं उस दौर की, एक एरा था पूरा रोमांटिक एरा, उसका भी प्रभाव जोड़ा ही जाता है निसंदेह। ये सारी बातें मिलाकर निराला की एक जो भव्य उपस्थिति होती है वो छायावाद में है। जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आपका माइक बंद है, दुबे सर। दुबे सर आपका माइक बंद है। हाँ, प्रसन्न भी हूँ। तो बहुत अच्छा व्याख्यान आपका रहा, और खासकर निराला के जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो छायावाद का हो, प्रगतिवाद का हो, प्रयोगवाद का हो, साठोत्तरी कविता तक तो वो शायद जीवित नहीं रहे, 60-61 में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु जब तक वो जीवित रहे अपने समय की काव्य रचना से वो अपरिचित नहीं रहे, और उससे बिल्कुल प्रभावित होकर अपने समाज को देखकर वो उसकी रचना करते रहे। और 51 में आंचलिकता, जो साहित्य की विशेषता नए रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है, तो निराला के साहित्य में भी आंचलिकता खूब दिखाई पड़ती है। और जो नई कविता का जो हमें रूप दिखाई पड़ता है, वो तो सबसे पहले सरस्वती वंदना के रूप में वो कविता में नवल इतनी बार नवल कर दिया है कि नई कविता में है क्या, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। तो निराला का बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है, इसको हम सब लोग जानते रहे हैं। और डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं जामिया में ही मेरी शुरुआत हुई थी,
तो 93 में जनवरी से लेके मई तक मैंने वहीं कार्य किया है। तो जामिया मिलिया मेरे लिए एक तरह से कैरियर में ब्रेक थ्रू वाला संस्थान। आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे मिला हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। और हालांकि मैं नहीं जानता कि मेरे विद्यार्थी दर्शन जी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, पर ये दावा करते हैं कि जब मैं शिवाजी कॉलेज आ गया था तो मेरे विद्यार्थी के रूप में ये थे। तो अगर मैं कर लूं तो हमारे यहाँ शिवाजी कॉलेज में सबसे युवा अगर हमारे विद्यार्थी प्रोफेसर हुए हैं तो दर्शन पांडे जी ही है। तो ये नए समीकरण में सबसे पहली उपलब्धि हमारे डॉक्टर दर्शन पांडे जी को ही प्राप्त हुई है। दूसरी बात, आपके जो व्याख्यान में एक मुझे कार्यशालाएं, हिंदी भाषा और साहित्य की कार्यशाला कैसी हो सकती है, उसका मुझे आभास बहुत अच्छा हुआ है। राम की शक्ति पूजा लोग अब भी ठीक से पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उसका ठीक पाठ क्या होगा, इस पर मेरे मन में विचार है कि एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला शिवाजी कॉलेज में कराई जाए, और जिसमें भाषा का भी उच्चारण हो और साहित्य का भी उच्चारण हो। तो इस दिशा में हम सोच रहे हैं, और डॉक्टर विकास जी भी इस दिशा में सोच रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि उच्चारण और अभ्यास, जब तक उच्चारण नहीं होगा अभ्यास कहाँ से आएगा। तो आप तो खैर उसी परंपरा से हैं प्रोफेसर शंभुनाथ जी, तो आप तो सब जानते हैं, बिना करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो अभ्यास से ही चीजें आती हैं। तो वर्कशॉप भी, कार्यशालाएं भी इसी अभ्यास का एक रूप है। अब मुझे धन्यवाद के लिए कहा गया है, तो धन्यवाद तो औपचारिक तो मैं करूंगा ही। सबसे पहले तो धन्यवाद अपने लोगों को करूं मैं। डॉक्टर ज्योति शर्मा जी ने कल मुझसे यह अनुरोध किया था कि धन्यवाद ज्ञापन आप देंगे, तो सबसे पहले तो मुझे मौका देने के लिए डॉक्टर ज्योति शर्मा जी को धन्यवाद है। फिर हमारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो, आशुतोष जी यहाँ मेरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो आशुतोष जी ने सारी तकनीकी हमारी कमियों को पूरा किया है। और आशुतोष जी बहुत प्रयत्नशील विद्यार्थी हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार वो कार्य करते रहें, और ताकि यह लगे नहीं कि हमारे हिंदी के विद्यार्थी तकनीक के माध्यम में किसी प्रकार से कम है। मेरे सहयोगी विभाग के वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने बड़ा बहुमूल्य समय आपके व्याख्यान को श्रवण करने में दिया। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। विद्यार्थी जुड़े, और मेरे भी संपर्क में कुछ शोधार्थी हैं, तो वो भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स में देख रहा था, तो काफी शोधार्थी भी आपके व्याख्यान को बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। तो जानकर बहुत प्रसन्नता भी हुई, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और अपने प्राचार्य को धन्यवाद देता हूं, अपने प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की। और ना में भी हाँ है और हाँ तो हाँ है ही है, तो मैं उनके इस ना को भी हाँ मानता हूं, और हाँ तो फिर है ही है। उन्होंने तो अनुमति नहीं दी होती तो काम ही कहाँ से होता। तो और सबसे अंत में जो आज के क्या कहते हैं, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो दूल्हे प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी, तो आज ही आप मुख्य अतिथि भी रहे, वक्ता भी रहे, और बहुत बढ़िया आपने व्याख्यान दिया है। और विद्यार्थियों को इससे बहुत प्रेरणा मिली होगी, और वो अपने आगे के अध्ययन काल में इसका सदुपयोग करेंगे। मैं तो कोई करूंगा कार्यशाला के रूप में, मैं अपने सहयोगी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके व्याख्यान पर आधारित साहित्य और भाषा की कार्यशालाओं का आयोजन यथाशीघ्र करें, कि जिसकी बहुत जरूरत है। और यही आपके व्याख्यान की सार्थकता कही जा सकती है। प्रासंगिकता पर तो आपने बहुत विस्तार से बोल दिया है, और आप उम्र में छोटे भी हैं, तो मुझे लग रहा है मैं 60 के ऊपर हो गया हूं, तो अभी आप 45 के होंगे, तो
आपको शुभ आशीर्वाद मैं दे सकता हूं। आप और मैं बहुत और थोड़ा ही छोटा हूं आपसे। कोई बात नहीं, आप कुलपति बने और मेरी यही इच्छा है कि आप कुलपति के रेखा पर आगे बढ़ें और कुलपति हों, और उस समय आपसे संवाद अगर करने को मिले तो ज्यादा आनंद आएगा। सर मैं बहुत इसे अच्छा इसे इसे आशीर्वाद मानूं या आपकी तरफ से एक श्राप है ये कुलपति होना? ये श्राप अगर मान रहे हैं तो उसमें भी वरदान है, क्योंकि कुलपति भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। आप भाग क्यों रहे हैं? ये तो बहुत आज के दौर में कुलपति होना अभिशाप है। मेरे पड़ोस में सस्पेंड होके आगरा कुलपति बेचारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अध्यापक रहने तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है। प्रोफेसर तो आप हो ही गए, अब प्रोफेसर के आगे मैं क्या बताऊं। अब तो केवल वो कुलपति के ही पद खाली होता है, तो आप उसके सर्वथा योग्य हैं आचरण से भी, और मुझे नहीं लगता कि आप सस्पेंड वाला कोई कार्य करेंगे। आप मार्गदर्शन का ही काम करेंगे, कार्यशाला ही आयोजित करेंगे, इसका मुझे पूरा आभास है। क्योंकि इतनी ज्यादा आपने कार्य योजनाएं बना रखी है। निराला के कह तो आप निराला पर रहे थे, परंतु आपकी जो सोच में कार्यशालाएं जो काम कर रही हैं, ऐसा व्यक्ति कभी सस्पेंड नहीं हो सकता, बल्कि वो सरकार को सन्मार्ग दिखा सकता है, सरकारों की को सद्बुद्धि का दे सकता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप सभी ने इतना सहयोग किया और बड़ा हमें इस व्याख्यान से लाभ भी हुआ और लाभान्वित भी हुए हमारे श्रोतागण। तो मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के कार्यक्रम हमारा साहित्य संगम कराता रहता है, और उस कड़ी में आप भी जुड़ गए। उस हीरे के हार में एक हीरा आज हमारा फिर जुड़ गया कि एक हीरे का भी व्याख्यान हमने करा दिया। तो हमारे हीरों की माला जो है वो अभी 1-2 माला कम रह गई है। तो उम्मीद है आशुतोष जी 1-2 माला को और लाकर इस हार के माला को पूरा करेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया कर अपने कैमरास ऑन कर लें, और आशुतोष भैया एक बार आप सबकी फोटो ले लें। जी धन्यवाद, हो गया। आप सभी से निवेदन है, कृपया प्रतिपुष्टि प्रपत्र जरूर भरें। धन्यवाद। जी दुबे सर, आज का जो धन्यवाद ज्ञापन था सचमुच में वो भी निराला था। आज निरालेपन से कुछ अछूता नहीं रह गया। लेकिन बहुत सुंदर और बहुत बहुत आनंद आया सर के वक्तव्य में, और बच्चों ने जो प्रश्न पूछे और शोधार्थियों के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए आपने बहुत खाद पानी उन्हें दिया शोध की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, कि बादल पर दीप शिखा पर लिखने के लिए बहुत कुछ है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, उनकी संवेदनाओं को कविता की पकड़ने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा कि दुबे सर ने कहा कि कार्यशाला निश्चित तौर पर सर हम आपको अभी ऐसे छोड़ेंगे नहीं सिर्फ ऑनलाइन में। आपको ऑफलाइन मोड में आना पड़ेगा शिवाजी कॉलेज, और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि खास तौर पर राम की शक्ति पूजा का जो सही पाठ है वो कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है ये सीखना, क्योंकि जब तक पाठ सही नहीं होगा तो व्याख्याएं, अध्ययन और शोध की दिशा भी सही नहीं होगी। तो इसीलिए आपका एक बार फिर से, सर ने तो औपचारिक धन्यवाद कर दिया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कार्यक्रम तो हमारा संपन्न हो गया, पर मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत ही सहज रूप में मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज आप हमारे बीच शामिल रहे, पूरा समय दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुआ करिए कि समय अच्छा हो, अनुकूल अच्छा हो जाए, बढ़िया सब, तो इसलिए माहौल बढ़िया हो। अभी तो कहीं निकलना ही नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है जी। तो, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो अब हम क्विट कर सकते हैं।